नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनका सरोकार आपसे है, हमसे है। हम आपको आज दिखाएंगे कि हरियाणा में करनाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया है, इसके मायने क्या हैं। हम आपको आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों को लेकर क्या रणनीति बना रही है जो पहले कांग्रेस में थे, फिर भागी हुई और फिर जिनकी सदस्यता चली गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या सोच विचार कर रहे हैं। अगर ये नेता कांग्रेस से तो अब जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, जिनके चुनाव भी होने हैं, तो क्या इनको चुनाव लड़वाया जाए। अगर इनको चुनाव लड़वाएंगे तो जो अपने 6 विधायक थे तो क्या उनको हटाएंगे, और इससे हिमाचल की राजनीति में क्या गर्माहट हो सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात आम आदमी पार्टी की भी होगी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के जो टूल किट वाले आरोप हैं ये क्यों लगाए जा रहे हैं। हम आपको सबसे पहले आज बिग न्यूज़ बिग शो में हरियाणा की जो सबसे बड़ी खबर है वो दिखाने जा रहे हैं, और इसी से बिग न्यूज़ बिग शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपनी टीम पूरी कर ली, यानी जितने विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता था उन सभी को मंत्री बना लिया गया है। 90 विधानसभा की सीटों वाली इस विधानसभा में मुख्यमंत्री को लेकर 14 मंत्री हो सकते हैं, तो 13 की 13 की जो सीटें थी वो अब पूरी हो चुकी हैं। अब अगर आप अभी अभी टीवी स्क्रीन से जुड़े हैं और आप नहीं देख पाए कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको नायब सैनी इस कैबिनेट में जगह मिली है, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर, तो आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिए और हमारे इस विश्लेषण पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार की। राजभवन में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को 8 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री ने हरियाणा राजभवन में शपथ ली। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नायब सैनी की नई टीम में किन किन चेहरों को शामिल किया गया है। नई कैबिनेट में डॉक्टर कमल गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। हम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञाम करोमि यद। कमल गुप्ता मनोहर कैबिनेट में स्थानीय निकाय मंत्री रह चुके हैं। कमल गुप्ता संघ के करीबी माने जाते हैं। 2014 और 2019 में हिसार सीट से जीत का परचम लहराया है। नायब कैबिनेट में सीमा त्रिखा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। सीमा त्रिखा बड़खल से बीजेपी विधायक हैं। वो मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं और बीजेपी की महिला मोर्चा की हरियाणा उपाध्यक्ष भी रही हैं। वहीं महिपाल ढांडा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। महिपाल जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है। वो पानीपत ग्रामीण सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। असीम गोयल की बात करें तो उन्होंने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। असीम गोयल साल 2014 और 2019 में अंबाला शहर से विधायक रह चुके हैं। असीम गोयल संघ से संबंध रखते हैं। असीम गोयल राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं दक्षिण हरियाणा से अभय सिंह यादव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
अभय यादव हरियाणा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। IAS पद पर रहते हुए उन्होंने VRS लिया था। वर्ष 2014 में बीजेपी के टिकट पर नांगल चौधरी से चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद पार्टी ने वर्ष 2019 में उन्हें दोबारा टिकट दिया और इस बार भी अच्छे अंतर से जीत हासिल की। नायब कैबिनेट में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से भी एक नए चेहरे को शामिल किया गया है। नायब कैबिनेट में सुभाष सुधा ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सुभाष सुधा थानेसर से विधायक हैं। सुभाष सुधा ने साल 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। वो साल 2019 में थानेसर से विधायक बने। इससे पहले वो इनेलो और फिर कांग्रेस में भी रहे थे। वर्ष 2009 में कांग्रेस छोड़कर थानेसर विधानसभा सीट से आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। वहीं राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में विशंभर सिंह वाल्मीकि भी शामिल रहे। विशंभर वाल्मीकि दलित समुदाय से आते हैं। वो बवानी खेड़ा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट विस्तार में संजय सिंह को भी जगह मिली है। संजय सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। संजय सिंह सोहना से बीजेपी के विधायक हैं। वर्ष 2019 में विधायक चुने जाने से पहले उन्होंने सरकारी सिस्टम में कई पदों पर कार्य किया। मंगलवार को नायब टीम के 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कुल मिलाकर हरियाणा मंत्रिमंडल में अब सीएम समेत 14 मंत्री हो गए हैं और हरियाणा में कुल 14 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्या समाचार। तो जो नया मंत्रिमंडल है नायब सिंह सैनी का, ये आपने देखा, शपथ ग्रहण समारोह देखा और किसको इसमें जगह मिली है, क्यों मिली है, ये विश्लेषण भी आपने सुना और देखा भी और समझा भी होगा। और आप भी अपने अपने हिसाब से एक अलग गणित इसके बारे में लगा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर साहब को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई, उनको लोकसभा चुनाव में उतारा है करनाल सीट से। तो आज इसी करनाल सीट को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने एक अपनी प्रचार प्रसार का बिगुल फूंक दिया है। उनके साथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे और करनाल में आज जो भीड़ जुटी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को वहाँ के प्रत्याशी के तौर पर, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसके सबके क्या मायने हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस शंखनाद के माध्यम से क्या संदेश हरियाणा की जनता को देने जा रही है, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब जो इस सीट से अब लोकसभा में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, ये समझा रही है हमारी बिग न्यूज़ बिग शो की ये दूसरी बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने करनाल से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। खरौंडा स्थित अनाज मंडी में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो करते हुए रैली स्थल पर पहुंचे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मनोहर लाल ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और वो बनाने वाला भी कोई और नहीं है, वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व वो आपके बीच में बैठा है। ऐसे आदरणीय, परम आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, दिन रात इन्होंने एक एक क्षण
इस हरियाणा प्रदेश के लिए लगाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ये दावा किया कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। आज यहाँ से ये विजय का शंखनाद भी है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो पिछले 2019 के अंदर जिस बहुमत से हमने जीती हैं, उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ के ऊपर 370 वोटें जोड़ करके 10 की 10 लोकसभा के कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और भाइयों, उसके अंदर हम सब ने लगना है, मजबूती से लगना है। और मजबूती से लगते हुए भाइयों, हमने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए हम सब ने काम करना है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने सीएम पद से अचानक इस्तीफा नहीं दिया था, हाईकमान से 1 साल तक बातचीत की थी। सुनिए जरा। क्या इस काम को करने में मुझे कोई अचानक घटनाक्रम हुआ, ऐसा नहीं है। मुझे नेताओं को 1 साल में लगा हुआ था पीछे उनके कि सही समय है, आप कोई ना कोई विकल्प करके और कोई निर्णय करके और एक नया कोई ऐसा चेहरा लेकर के आइए जिससे हरियाणा की जनता को भी प्रसन्नता हो, पार्टी में भी प्रसन्नता आए और मुझे भी प्रसन्न हो, मुझे भी प्रसन्नता हो। तो भाइयों बहनों, वो दिन था और पिछले 12 तारीख को वो इच्छा पूरी हुई और हरियाणा के पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये बात तय की कि हमारे वर्तमान कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये निर्णय 12 मार्च को हमने किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद भरा हुआ है। कांग्रेस में कई तरह के खेमे बने हुए हैं। नए नए कार्यक्रम प्रयोग किए हैं। विपक्ष के लोगों ने उनकी आलोचना की और मैंने एक अपील भी की उन विपक्ष के लोगों से कि जो आप आलोचना आज कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल की कर रहे हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र की कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की कर रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की कर रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत की कर रहे हैं, कितनी स्कीमें हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैंने कहा देखिए, मैं अपील करता हूं इस बात को आप जारी रखना, चुनाव तक जारी रखना कि हम खत्म कर देंगे। और इनका लाभ जिस जनता को हुआ है, जब जनता को लगेगा कि जिस पोर्टल का, जिस ऑनलाइन सिस्टम का हमको लाभ मिला उसको कांग्रेस आके खत्म कर देगी, तो निश्चित रूप से जनता उस कांग्रेस को खत्म कर देगी जिस लाभ के लिए वंचित करेगी। काबिल गौर है कि करनाल लोकसभा सीट मनोहर लाल के उम्मीदवार बनने के बाद काफी अहम हो गई है। मनोहर लाल करनाल हलके से विधायक भी रहे हैं। उन्होंने अब ये सीट मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए छोड़ दी है। ऐसे में करनाल से विजय शंखनाद रैली काफी अहम रही। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट। और हरियाणा के बाद आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब एक नई रणनीति अख्तियार कर रही है। अपने नए प्लान के तहत अब सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है हमें, भारतीय जनता पार्टी उन 6 के 6 कांग्रेस विधायक जो हुआ करते थे, जिनको बर्खास्त कर दिया गया, जिनकी विधायकी छीन गई और जिनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उनको चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। विचार अच्छा है, लेकिन इस विचार में कई सारी जो समस्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, उनकी कमेटी के सामने आ रही हैं, क्योंकि ये 6 वो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे। अब अगर इनको भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव चिन्ह दे देती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लेती है, तो उन बड़े नामों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इनके अगेंस्ट खड़े थे। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, भले ही वो चुनाव हार गए हों। तो इनके लिए क्या ऑप्शंस होंगी, ये क्या करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है
बर्खास्त विधायकों को लेकर उनकी सदस्यता बहाल करने से फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया था और कहा था कि जो स्पीकर ने फैसला लिया है उसको वो नहीं पलट रहे हैं, लेकिन नोटिस ज़रूर भेजा था स्पीकर को कि इसका जवाब दें और वो 6 मई तक ये जो पूरा कार्य है ये पूरा होना है। तो क्या क्या गफलत है, कहाँ कहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सेट बैठती दिखाई दे रही हैं और कहाँ कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, लेकिन राजनीति में इस वक्त लग रहा है रायता फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट बेशक टल गया हो, लेकिन सूबे की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस के 6 बर्खास्त विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो अब बीजेपी नई रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल खबर है कि बीजेपी बर्खास्त विधायकों को पार्टी में शामिल कर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी इन 6 बर्खास्त विधायकों को उपचुनाव में टिकट भी दे सकती है। इस प्लान को लेकर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़वाने के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा की सीटों के संदर्भ में उस मामले को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब पूछेंगे भी उस बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया गया है अध्यक्ष महोदय जी को, और उसका जवाब वो देंगे। और आगामी आने वाले समय में हमारा पार्टी का नेतृत्व तो क्या इस सारी मामले को लेकर के विचार करेगा, निर्णय करेगा, इस बारे में आपको अलग से जानकारी आपको दे दी जाएगी। भावनाओं पे तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि उन सभी विधायकों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और अपनी विधानसभा की सदस्यता खोई है, और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद बनाने में, जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को स्मरण करते हुए उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं और पार्टी का नेतृत्व अंतिम फैसला इस पर लेगा। काबिले गौर है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और राज्यसभा चुनाव में संख्या कम होते हुए भी बीजेपी उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। इन 6 बागियों में राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार, चैतन्य शर्मा शामिल हैं। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इन 6 बागी विधायकों को बर्खास्त कर दिया था और तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता चली गई थी। फिर इन बागी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी बागी नेताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हिमाचल में चुनावी फिजा में कांग्रेस के महिलाओं को रिझाने और बागियों को वापसी कर नंबर गेम को सुलझाने के मेगा प्लान पर भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। एक तरफ भाजपा ने 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी को शिकायत दर्ज कर इस पर रोक लगाने की मांग की है, और दूसरी तरफ बागियों को लेकर कहा है कि कांग्रेस के ये बागियों को मान, सम्मान और अधिमान भाजपा देने के लिए तैयार है और भाजपा के दरवाजे खोले हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए संकट पैदा करने की परिस्थितियां भाजपा हिमाचल में पैदा कर रही है। देखना यह होगा इन दोनों फैसलों के बाद आखिर बाजी किस पलटे की तरफ जाती दिखाई देती है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला। आजकल देश में जहां भी देखिए हर तरफ एक ही बात सुनी जाती है, कही जाती है, चाहे टीवी हो, अखबार हो, होर्डिंग्स हो, और उस पे है मोदी की गारंटी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो उसकी गारंटी है, और उस गारंटी को लेकर आज कांग्रेस ने भी अपने पिटारे में से गारंटियों की बौछार लगा दी है। कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं। ये 25 गारंटियां क्या हैं, और ये जो 25 गारंटी है तो ये जो मोदी नाम की एक गारंटी है, एक मोदी है, तो क्या इन
एक जो मोदी हैं उनकी जो गारंटी है उस पर ये 25 गारंटियां हैं ये महंगी पड़ सकती हैं, भारी पड़ सकती हैं। ये दिखाने की कोशिश है हमारी अगली रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी और घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने शिरकत की। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शामिल हुई। मैनिफेस्टो में 5 न्याय गारंटी दी हैं। नारी न्याय गारंटी, किसान न्याय गारंटी, युवा न्याय गारंटी, श्रमिक न्याय गारंटी, हिस्सेदारी न्याय गारंटी। बता दें कि हर न्याय के तहत कांग्रेस कुल 25 गारंटी भी दे रही है। सूर्या समाचार से खास बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि कांग्रेस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। देखिए, उस पर चर्चा हुई है, उन्होंने चिदम्बरम जी ने इसको फ्रेम किया है और वो हम सब जितने भी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं उसके सामने वो बात रखी है। अब जैसे ये बाहर होता है मैनिफेस्टो, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश राज्यों में भी करेंगे ताकि हम अपनी बात लेकर लोगों के दरबार में जाएं और लोगों को कहें कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है तो उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो जो हमने वायदे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम भी सुन ही रहे हैं, वो मोदी की गारंटी बार बार हर अखबार में, हर चैनल पे चल रही है और वो बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं। अब कितना लोग इस पे विश्वास करते हैं, कितना लोग ऊब चुके हैं उनकी बातों से, उसका अब लोग ही निर्णय करेंगे अगले लोकसभा के चुनाव में। हमें तो अपनी पार्टी की बात करनी है। हमने मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें रखी है, चाहे वो महिलाओं को लेकर, यूथ को लेकर, महंगाई को लेकर, इन पर आज काफ़ी चर्चा हुई है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जल्दी से जल्दी फील्ड में जाकर करने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रतिभा सिंह ने यह भी दावा किया कि हिमाचल कांग्रेस पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। अवश्य, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश के राज्य में राज किया है और कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं, चाहे वो हमारा ट्राइबल एरियाज़ लो, पिछड़े हुए इलाके लो, बहुत काम हुआ है जिसको लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं, और आज भी जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग कहते हैं ये कांग्रेस सरकार की देन है। चाहे वो स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल्स है, चाहे अन्य जो जो हमने उस वक़्त अपनी मैनिफेस्टो में बातें की उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और वो धरातल पे भी लोगों को नज़र आया। तो अब जो हम चुनाव का सामना करने जा रहे हैं उसमें लोग भली भांति जानते हैं कि पिछले 4 साल भाजपा को मिले और पिछले 4 सालों में कितना काम हुआ। तो लोग भी तुलना करते हैं कि पहले की कांग्रेस की सरकारों ने क्या काम किया है और इनके जब भी इनकी सरकारें बनी हैं तो इन्होंने क्या काम किया, उसका जब वो मूल्यांकन निकालते हैं तो अवश्य कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है। और हमें उम्मीद है कि अगर हम ठीक तरीके से वर्किंग करेंगे, ठीक तरीके से अपनी बात लोगों के बीच में ले जाएंगे तो अवश्य इसमें सफलता हासिल करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम में देरी को लेकर भी प्रतिभा सिंह ने सफाई दी कि हिमाचल के चुनाव आखिरी चरणों में हैं। कांग्रेस बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए, हमारे पास टाइम है क्योंकि हमारा जो इलेक्शन है वो लास्ट फेज में होने जा रहा है, तो इसलिए इस पे थोड़ा गहराई से सोचेंगे, गहराई से मंथन करेंगे कि जो हमारा बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट होगा जो चुनाव जीत सकता है उस पर हम ध्यान देंगे और इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और जैसा ही वो नाम तय होता है तुरंत उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बहरहाल लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां वोटरों के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। अब कांग्रेस अपनी गारंटियों से जनता को कितना लुभा पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और
अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी याद पर याद करती जा रही है, लगातार समन पर समन भेजती जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल समन्स की परवाह नहीं करते, वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। लेकिन उनकी जो एक मंत्री हैं आतिशी, उनका कहना है कि ईडी जो समन भेज रही है वो तो ठीक है, उनके आपस की बात है, अरविंद केजरीवाल और ईडी के आपस की बात है, लेकिन ईडी इस पूरे के पूरे का जो समन का मसला है इसके प्रेस नोट क्यों जारी करती है, मीडिया में क्यों बताती है? ईडी भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, तो उसको प्रेस रिलीज देने का क्या हक है? तो ये जो चीज़ है ये आतिशी क्यों कह रही हैं कि बीजेपी के आगे ईडी एक टूल किट बन गई है। अब ये जो उनका आरोप है इसमें वाकई ही कुछ सच्चाई है या झुंझलाहट, इसका फैसला आप कीजिए हमारी ये रिपोर्ट देखकर। ईडी, सीबीआई और समन को लेकर देश में सियासत जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी पार्टी इसे राजनीतिक द्वेष बता रही है। एक के बाद एक ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। अब केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। आतिशी ने पूछा है कि ईडी प्रेस रिलीज क्यों जारी कर रही है, क्या ये एक राजनीतिक दल है? आतिशी की दलील है कि प्रेस रिलीज राजनीतिक दलों द्वारा दी जाती है। ईडी द्वारा प्रेस रिलीज जारी करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आतिशी का कहना है कि ईडी महज बीजेपी और पीएम मोदी का राजनीतिक टूल बनकर रह गई है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो ये भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। उधर बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। संबित पात्रा का कहना है कि जो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों पर इल्जाम लगाते थे और कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वही लोग समन से भाग रहे हैं। संबित पात्रा का कहना है कि पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल को लगभग 9 समन दिए जा चुके हैं, लेकिन एक भी समन का केजरीवाल ने सम्मान नहीं किया। आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है
और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं। आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन। काबिले गौर है कि शराब घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है। इस मामले में हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई थी, जहां से उन्हें जमानत भी मिल गई थी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या 9वें समन पर अरविंद केजरीवाल ईडी का सामना करने को तैयार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आमतौर पर राजनीति में ये कहावत बहुत ही सटीक बैठती है, क्योंकि जब कहते हैं कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो उनको कह देती है खट्टे हैं। बहरहाल आज का जो ये पूरा बिग न्यूज़ बिग शो रहा, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बारे में, अलग अलग राज्यों के बारे में हमने आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसका विश्लेषण किया। तो उम्मीद ये करते हैं कि राजनीति की हर उस बात को आप सुनते होंगे जो कहीं नहीं जाती, क्योंकि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसी के साथ बिग न्यूज़ बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।